अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? डेरा बुगटी बलूचिस्तान फजल रहमान, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी। जी जी, आवाज आ रही है भाई। कैसे हैं आप? पहले तो मुझे बताएं, आपके एरिया में मौसम के हालात कैसे हैं? जावेद इकबाल साहब कह रहे हैं दिन के 9 9 9, क्या कह रहे हैं? चले, यहाँ पे एक डॉन भी बैठे हुए हैं। बारिश हो रही है। कराची वालों के कैसे हालात हैं? मैंने सुना है कराची में बहुत ज्यादा बारिश होता है। ज्यादा बारिश होता है, ज्यादा पानी आता है। मौसम आइसक्रीम जैसा है। हाँ बिल्कुल, आज हम डिस्कस भी करेंगे कि हमारे पास सेल जो है वो कैसे चीजों को कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर रख रहा होता है। ठीक है जी। चलो, आज बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी। पेशावर एक बारिश का कतरा भी नहीं। चलें, कोई बात नहीं। ओके बेटे, हम लोगों ने कल कुछ चीजें डिस्कस की थी जिसको हम लोगों ने लाइसोसोम तक वाइंड अप किया था। ठीक है जी। मोनालिया भक्कर से, भक्कर में बारिश हुई कि नहीं हुई? बताओ जरा मुझे, क्या भक्कर में बारिश हुई? हाँ। चलो, आज हम लोग ना जरा स्टार्ट करेंगे वैक्यूल से, कि वैक्यूल क्या होता है। ठीक है जी, मुझे बताएंगे कि वैक्यूल के बारे में आप क्या जानते हैं, ताकि फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो अपना लेसन स्टार्ट करें, क्वेश्चंस को डील करें, और जो भी आपकी क्यूरीज हैं उनको क्लियर करें। बताओ। जी जी, नौशहरा से। सर जी, आपका नाम, नाम में क्या रखा है? काम पसंद आ रहा है तो बस ठीक है। सर अपना नंबर दे दें काइंडली। अवैस खान, बिल्कुल देंगे। आप अच्छा अच्छा परफॉर्म करें, आपका एडमिशन हो इंशाल्लाह। आपको ट्रीट भी देंगे, आपको बुलाएंगे, लाहौर में बुलाएंगे स्पेशली, और एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर आपको आपके पेरेंट्स के साथ खाना खिलाएंगे, मुलाकात करेंगे। ठीक है। सो स्टे ट्यून। आप जो है अपने जो भी आपका एम है उसकी तरफ फोकस रहें। आपने कहा था कि लॉरेंस ओकन ने ओमिनस सेलुलाe सेलुला के बारे में बताया था, लेकिन पंजाब में रडोल्फ विर्चो। हाँ, चलो मैं इसको देख लेता हूँ। लॉरेंस ओकन में क्या था, ये कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लॉरेंस ओकन देख लेते हैं। लॉरेंस ओकन किधर गया है? सबसे ऊपर डिस्कस किया था ना हमने। ओके, किधर गया लॉरेंस ओकन? बेटा, ये रोडोल्फ विर्सो ही कहा था मैंने। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर हम लोगों के सामने है, और मैंने वहां पर ये रोडोल्फ विर्सो के बारे में ही डिस्कस किया था। ठीक है। चलें जी। नहीं नहीं, मैं मुजफ्फराबाद नहीं आया कभी भी। चलें, स्टार्ट करते हैं बेटे। वैक्यूल जो है, ये हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि वैक्यूल को ना प्लांट लाइसोसोम हम लोग रेफर करते हैं। दैट इज प्लांट लाइसोसोम। ठीक है। या हम लोग इसको प्लांट की डस्टबिन भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज प्लांट डस्टबिन। ठीक है। ये हम लोग इसके साथ टर्म यूज कर रहे होते हैं।
फिर हमारे पास एक चीज पूछी जाती है कि ये वैक्यूल जो है ये आपके पास कहाँ से ओरिजिनेट करता है। तो याद रखिएगा, वैक्यूल की ओरिजिनेशन में इन्वॉल्व होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी साथ साथ गोल्जी अपरेटस, और इसी के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये तीनों ही बेटे रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल। ठीक है, चलो अगर हमारे पास सवाल आए कि वैक्यूल प्रेजेंट और एब्सेंट किस में होता है उसको देखते हैं। तो आपके पास ये आता है कि वैक्यूल प्रेजेंट किस में होता है, आप बताओगे एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। अगर एब्सेंट की बात की जाए तो एब्सेंट हम लोगों ने किसी के अंदर भी नहीं पढ़ा। हाँ, अगर इसी वैक्यूल के साथ हम ये ऐड कर दें कि लार्जर वैक्यूल, ठीक है, बात जरा गौर से सुनिएगा, अगर लार्जर वैक्यूल की बात करें तो लार्जर वैक्यूल बेटे हमारे पास प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, ठीक है, एंड दैट इज एब्सेंट इन लार्जर वैक्यूल जो होता है ये एब्सेंट होता है हमारे पास एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, तो ये दो तरह से क्वेश्चन आता है कि हमारे पास वैक्यूल की प्रेजेंस और एब्सेंस बताएं। तो प्रेजेंट और एब्सेंस आप बताएंगे कि ये हमारे पास भाई प्रेजेंट अगर होता है तो एनिमल और प्लांट दोनों में ही होता है, लेकिन अगर लार्जर वैक्यूल की बात करें तो फिर लार्जर वैक्यूल जो है ये प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्लांट सेल के अंदर, और ये बेटे एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। अच्छा, सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। एक प्लांट सेल बनाते हैं और सपोज ये हमारे पास एक प्लांट सेल की सेल वॉल, ठीक है, इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं इसकी मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको पता है कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एक साइड पे मौजूद होता है एंड दैट इज हैविंग लार्जर वैक्यूल, ठीक है, और इस वैक्यूल की बेटे जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एज टोनोप्लास्ट, और ये टोनोप्लास्ट मेंटेन करती है टर्गर प्रेशर को, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टर्गर प्रेशर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर याद रखना आपने, ये जो टोनो की टर्म होती है ना, ये डिराइव होती है टॉनिसिटी से, ये हम लोग बोलते हैं टॉनिसिटी को, और टॉनिसिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, दैट इज फॉर कंसंट्रेशन, याद रखना। जैसे हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक की टर्म आप लोग यूज करते हो, तो ये बेटे टोनोप्लास्ट जो कि टर्गर प्रेशर में रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है, और आपके पास यही टॉनिसिटी जो है इसमें हम लोग डील करते हैं। अच्छा देखो, ये जो आपके पास टोनोप्लास्ट होती है ना, दैट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन पाथवे, ठीक है, और इसका जो पाथवे जिससे ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, इसको बेटे हम लोग वैक्यूलर पाथवे लेबल करते हैं। टोनोप्लास्ट के थ्रू ये जो पाथवे होता है इसको वैक्यूलर पाथवे मेंशन किया जाता है, दैट इज रेफर टू एज वैक्यूलर पाथवे, याद रखना। अच्छा एक और चीज सुनो कि हमारे पास सिंपल सा ये तो आ रहा होता है, और जैसे ही इसके अंदर पानी जाता है तो पानी की वजह से आप लोगों ने इसकी दीवारों के ऊपर प्रेशर को डिस्कस किया, दैट इज रेफर टू एज टर्गर प्रेशर। इस टर्गर प्रेशर की वजह से ना बहुत सारी प्लांट की मूवमेंट भी होती है। सपोज दैट वी हैव अ लीफ ओवर हेयर, यहाँ पर हम एक लीफ बनाते हैं, और जब भी आप इस लीफ को प्लग करते हो ना तो इसके बिल्कुल नोब के ऊपर आपको ये एरिया नजर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्विनस, ठीक है, पल्विनस। पल्विनस बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है पैरेन्काइमा सेल्स का, ये हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, और पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर बेटे आपके पास जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना वो मौजूद होती है, और उसके पास डेफिनेटली वैक्यूल होगा। अगर इस पल्विनस के अंदर टर्गर प्रेशर होगा, ठीक है, यानी अगर यहाँ पे टर्गर प्रेशर आ जाता है तो इस टर्गर प्रेशर की वजह से
ये इरेक्ट पोजीशन में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर टर्गर प्रेशर एब्सेंट हो जाता है तो टर्गर प्रेशर एब्सेंट हो जाने की वजह से ये हमारे पास फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगा। तो किसी भी लीफ की इरेक्शन और फ्लैसिडिटी टर्गर प्रेशर के ऊपर होती है। सेम एज माइमोसा पुडी का एक प्लांट होता है जिसको हम लोग कहते हैं छुई मुई का पौधा, ठीक है। तो वो भी बेटे आपके पास फ्लैसिडिटी या इरेक्शन अगर शो करता है तो वो किसकी वजह से होती है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर। अच्छा बेटे, अब यहाँ पर आपके पास ना वापस ऊपर चलते हैं कि वैक्यूल अगर एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है तो एनिमल सेल के अंदर इस वैक्यूल का काम क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास सवाल आता है कि एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट है और एनिमल सेल के अंदर इसका क्या रोल हो सकता है। एनिमल सेल में ये वैक्यूल 2-3 कैटेगरीज का होता है। एक तो हमारे पास आता है फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल हम लोग तब डिस्कस करते हैं जब बेटे इंजेशन होती है। तो कोई भी चीज जैसे ये इंजेस्ट करता है तो उस इंजेशन की वजह से आपके पास फूड वैक्यूल बनता है जिसके ऊपर बाद में फैगोसिटिक एक्टिविटी हो रही होती है, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम लोग इसके अलावा किसी वैक्यूल की बात करें एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल में बेटे इसके अलावा जो वैक्यूल मौजूद होते हैं दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। इनको हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स लेबल करते हैं। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आपने किसके अंदर पढ़े थे, पैरामेशियम के अंदर पढ़े थे, ठीक है, जो कि एक्टिवली वाटर को बाहर निकालता है और एक्टिवली वाटर को अंदर लेकर भी जाता है। अच्छा, इसी के कंपैरेटिवली बेटे अगर प्लांट सेल की हम लोग बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ना हमारे पास लार्जर और स्मॉलर दोनों ही तरह के वैक्यूल पाए जाते हैं। इसमें जो स्मॉलर वैक्यूल होता है, इस स्मॉलर वैक्यूल का काम क्या होता है, दैट इज हैव द फंक्शन टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड रिजर्व्स। ये बेटे हमारे पास होल्ड करता है न्यूट्रिएंट्स को एंड रिजर्व्स को। तो न्यूट्रिएंट्स एंड रिजर्व्स को होल्ड करना ये स्मॉलर वैक्यूल का काम है। अगर हम इसमें लार्जर वैक्यूल की बात करें तो लार्जर वैक्यूल क्या काम करता है, लार्जर वैक्यूल बेटे आपके पास 2 काम करता है। एक तो मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, वो भी टर्गर प्रेशर की वजह से है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि टर्गर प्रेशर को मेंटेन भी कर रहा होता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है। वैक्यूल बेटे अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है इसमें मुझे बताओ कोई मसला है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक वैक्यूल में आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर आगे मूव करेंगे। जी जी, टच मी नॉट, टच मी नॉट किसको बोलते हैं, माइमोसा पुडी का। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, देखो हमारे पास ना सम टाइम एक बच्चा भी पूछ रहा है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है या होल्ड कर रहा होता है ये कौन से होते हैं। ये नॉर्मली आपके पास न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ना यहाँ पर ये जो रिजर्व्स होती हैं, एक तो ये एनर्जी स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दूसरा इसके अंदर बेटे कुछ ऐसे मटेरियल स्टोर हो जाते हैं जो कि पॉइजनस और अनप्लेजेंट होते हैं टुवर्ड्स एनिमल। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा अनप्लेजेंट या पॉइजनस होते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो उसको मुंह ही नहीं लगाते, जिसकी वजह से वो उनसे बच सकता है। सेम एज प्लांट के अंदर जो है ना वो अगेंस्ट हर्बीवर्स, हर्बीवर्स के अगेंस्ट जो है बेटा वो एजेंट्स भी रखता है जिससे प्लांट की ग्रोथ जो है ना वो बेहतर हो रही होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना बेटे जो कि हमारे पास इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर बच्चे एक और सवाल पूछते हैं कि जी इसके अंदर ये जो फ्लूइड होता है इसको क्या बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली सेल सैप। ये सेल के सैप का ही बेटे हिस्सा होता है जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने याद रखना है। फिर एक और चीज आप यहाँ पर ऐड करते जाओ कि ये जो स्मॉलर
वैक्यूल्स होते हैं। सपोज ये छोटे छोटे हम लोगों ने वैक्यूल बनाए हैं, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। ठीक है, इनका मिलकर बड़ा वैक्यूल बनाना, इसको बोलते हैं हम लोग कोएलिसेंस। दैट इज रेफर टू एज कोएलिसेंस। इस कोएलिसेंस से स्मॉलर से लार्जर वैक्यूल बन रहा होता है। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास मैक्सिमम चीजें थी वैक्यूल के अंदर जो कि आपको पता होनी चाहिए। जी बेटे, पुनाल खान पूछ रहे हैं टोनोप्लास्ट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन, इज इट नॉट? देन हाउ is arised from Golgi apparatus like those vesicle are double membrane? अच्छा, ये सिंगल मेम्ब्रेनस होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बेटे सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, वो डबल मेम्ब्रेनस नहीं है। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। डबल मेम्ब्रेनस में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स आ जाते हैं। जी कश्माला कह रही हैं डोंट यूज पिंक कलर। ओके बेटे, पिंक कलर यूज नहीं करते। अच्छा जी, प्लांट लाइसोसोम बेटे निम्रा ब्लोच पूछ रही है सर व्हाई इज इट कॉल्ड प्लांट लाइसोसोम? बिकॉज बेटे इसके पास एक्चुअल में तो लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम का काम होता है डाइजेशन करना, ब्रेक डाउन करना। तो ये भी क्या करता है, चीजों को फैगोसाइटोस कर रहा होता है, जो कि लाइसोसोम की ही एक्टिविटी होती है। ठीक है, ओके जी। ये बेटे हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग लाइसोसोम के हवाले से डील करते हैं। अच्छा जी, आगे हम लोग चलेंगे और इससे नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली है वो भी एक बड़ा छोटा सा ऑर्गेनेली है और हम इसको लेबल कर रहे होते हैं एज राइबोसोम। लाइसोसोम तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये बेटे हमारे पास आ गया राइबोसोम। ठीक है जी, चलो राइबोसोम के बारे में बताओ, क्या जानते हैं आप लोग? जल्दी से बताओ, क्या ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है? क्या हम लोग इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं? बिल्कुल बेटे, ये हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये बेटे हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाती हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज लेबल किया जाता है। ये आपके पास माइक्रोसोम का भी हिस्सा होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो राइबोसोम जो होते हैं बेटे आपको हर तरह के सेल के अंदर नजर आते हैं। दे आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक सेल में भी नजर आते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी नजर आते हैं। ठीक है जी, प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है। ये हमारे पास ए मेम्ब्रेनस होता है, यानी इसके बाहर आपको कोई भी मेम्ब्रेन नजर नहीं आती। दैट इज एन ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। ठीक है जी, अच्छा फिर बेटे इसके जब हम लोग सब यूनिट्स की बात करते हैं तो इसके सब यूनिट्स हमारे पास दो होते हैं। एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डील कर लेते हैं कि अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें और यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इन दोनों के पास ही लार्जर सब यूनिट भी होता है और इन दोनों के पास ही स्मॉलर सब यूनिट भी होता है। डिफरेंस क्या होगा? ये जो बेटे हमारे पास प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें लार्जर सब यूनिट का साइज होता है 50 स्वेटबर्ग, स्मॉलर सब यूनिट का साइज होता है 30 स्वेटबर्ग, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर लार्जर सब यूनिट का साइज होता है 60 स्वेटबर्ग, स्मॉलर का साइज होता है 40 स्वेटबर्ग। तो आपके पास जैसे ही ये मिलते हैं तो इनके मिलने से यहाँ पर साइज बन जाता है 70s और यहाँ पर साइज बन जाता है 80s। ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो है ना वो स्पेस कम हो जाती। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास प्रोकैरियोट्स में 70s और यूकैरियोट्स के अंदर 80s हम लोग लेबल कर रहे होते हैं। अच्छा, दोनों में प्रोकैरियोटिक सेल में भी और बेटे आपके पास यूकैरियोटिक सेल में भी ये आपके पास अटैच्ड फॉर्म में भी नजर आता है, अटैच्ड फॉर्म, एंड
एज वेल एज ये आपके पास फ्री फॉर्म में भी नजर आता है, एज वेल एज फ्री फॉर्म। ठीक है, तो फ्री फॉर्म में भी ये हमारे पास मौजूद होता है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर ये पूछते हैं कि ये सपोज हमारे पास है एक मैसेंजर आरएनए, दैट इज अ मैसेंजर आरएनए, और इसका ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो प्रोटीन फैक्ट्री है, तो प्रोटीन फैक्ट्री ने जाहिर सी बात है किसी न किसी सीक्वेंस को तो फॉलो करना है ना। वो कैसे फॉलो करते हैं, तो याद रखना यहाँ पर ये जो आपके पास लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं इनमें से, अच्छा एक और सवाल यहाँ पर सुनो कि हमारे पास ये जब अटैचमेंट होती है तो पहले स्मॉलर सब यूनिट अटैच होता है कि लार्जर। यहाँ पर सपोज हम बना लेते हैं दैट इज स्मॉलर सब यूनिट एंड देयर इज लार्जर सब यूनिट। तो इनमें से किस सब यूनिट की अटैचमेंट पहले होती है, बताओ बेटे जरा मुझे, स्मॉलर की के लार्जर की? बिल्कुल अक्सा, जावेद, सादुल्ला, मन्नत और अदनान मेमन, ये सारे अच्छा अदनान मेमन कह रहे हैं लार्जर, फातिमा भी कह रही हैं लार्जर। बेटे जो लार्जर कह रहे हैं वो जरा खुद को करेक्ट करें। सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट इसके साथ अटैच होता है, ठीक है, फिर लार्जर सब यूनिट आता है। तो स्मॉलर सब यूनिट की अटैचमेंट और फिर लार्जर सब यूनिट की अटैचमेंट होती है। और जब भी इन्होंने सेपरेट होना होता है तो पहले आपके पास बेटे लार्जर सब यूनिट सेपरेट होता है, फिर स्मॉलर सब यूनिट सेपरेट होता है। ठीक है, सवाल ये आता है कि इनकी अटैचमेंट किस एंड पे होती है, तो अटैचमेंट हमारे पास 5 प्राइम एंड इस पे, डी अटैचमेंट किस पे, 3 प्राइम एंड पे हो रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इन दोनों की अटैचमेंट के लिए हमारे पास ना यहाँ पर एक आयन भी रिक्वायर्ड होता है, उस आयन को बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। दैट मैग्नीशियम आयन इज रिक्वायर्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, याद रखना। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ये कहते हैं कि सपोज हमारे पास है एक मैसेंजर आरएनए, ठीक है, एक मैसेंजर आरएनए प्लस इसके साथ हम एक राइबोसोम को डील कर लेते हैं। एक मैसेंजर आरएनए और एक राइबोसोम बेटे ये कलेक्टिवली हमारे पास कहलाता है मोनोसोम। इसको क्या बोलते हैं, मोनोसोम, यानी एक माइक्रोसोम या एक छोटी बॉडी जो है वो इसके साथ अटैच है। अगर हम ये कहें कि एक मैसेंजर आरएनए और एक मैसेंजर आरएनए के साथ एक से ज्यादा, फर्ज करो 5 राइबोसोम्स अटैच है, ठीक है, कितने राइबोसोम अटैच है, 5, तो ये फिर बेटे हमारे पास कहलाएगा पोलीसोम। दैट विल बी रेफर टू एज पोलीसोम। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है, और सोम मतलब बॉडी। तो वापस आ जाओ यहाँ पर, फर्ज करो हम यहाँ पे बनाते हैं कि जी ये राइबोसोम इसके साथ अटैच हो गए। तो जैसे ही राइबोसोम अटैच होता है तो इसकी बेटे सरफेस से यहाँ पे आपको पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। एंड सपोज मैं यहाँ पर एक और बना लेता हूँ, तो एक और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो यहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। अब सवाल ये है कि आपके पास ये जो राइबोसोम्स अटैच हुए हैं, इन राइबोसोम की अटैचमेंट अगर हम 2 राइबोसोम डिस्कस कर रहे हैं 1 और 2, तो मुझे ये बताओ इससे पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी बनेगी, कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन इससे बनेगी? अगर 2 राइबोसोम बेटे इसमें अटैच हैं तो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी बनेगी? बिल्कुल बेटे, जितने राइबोसोम अटैच होंगे ना उतनी ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। अगर हमारे पास 5 राइबोसोम अटैच हैं तो देयर विल बी 5 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ये बात याद रखना, नंबर ऑफ राइबोसोम अटैच्ड ये बेटे हमारे पास इक्वल होंगे टू द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है,
पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जितने ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ राइबोसोम अटैच होंगे उतने ही ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे। तो सम टाइम आपसे पूछा जाता है 7 या 8 या 10, कुछ भी पूछे तो आपने बताना है उतने ही हमारे पास क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे। ओके हो गया। अब इसका मतलब ये भी है कि मैसेंजर आरएनए जो है वो एक से ज्यादा दफा ट्रांसलेट हो रहा होता है। ठीक है, एक मैसेंजर आरएनए एक से ज्यादा दफा ट्रांसलेट हो रहा होता है। अच्छा, यहां पर एक और चीज सुनो, हमारे पास ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं कि राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, ऐसे ही है क्या? राइबोसोम के दोनों सब यूनिट इस पे अटैच होते हैं या कोई एक सब यूनिट अटैच होता है? बताओ जरा। अगर हम एक इसकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दोनों राइबोसोम के सब यूनिट अटैच होंगे या एक अटैच होगा? अच्छा जी, जैन कह रहे हैं एक, यूसुफ कह रहे हैं दोनों 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 दोनों। बेटे याद रखना, इस पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसकी सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ एक सब यूनिट यानी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होता है। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच्ड होगा इसकी सरफेस पे, जबकि फ्री जो होगा वो लार्जर सब यूनिट फ्री रहेगा। ठीक है, अब इसका एक और मतलब भी है कि जब भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना फ्री राइबोसोम को, सपोज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्री राइबोसोम को, तो फ्री राइबोसोम की सूरत में आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आपने ये बताना है कि फ्री राइबोसोम जब होगा तो इसके लिए जो बात करेक्ट है वो क्या है? वो ये है कि राइबोसोम विल फ्लोट ऑन मैसेंजर आरएनए, विल फ्लोट ऑन मैसेंजर आरएनए, ये इसके लिए सही है। लेकिन अगर हम लोग इसमें अटैच्ड राइबोसोम की बात करते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स की बात करते हैं तो उस सूरत के अंदर बेटे हमारे पास करेक्शन क्या होगी? उस सूरत के अंदर आपके पास जो स्टेटमेंट सही होती है वो ये कि मैसेंजर आरएनए जो होता है दैट विल फ्लोट ऑन राइबोसोम, बिकॉज राइबोसोम तो फिक्स रहेंगे ना। तो ये बेटे आप लोगों ने इसमें डिफरेंस याद रखना है। अगर फ्री राइबोसोम है तो फ्री राइबोसोम विल फ्लोट ऑन मैसेंजर आरएनए। अगर फ्री राइबोसोम नहीं है, ठीक है, अगर फ्री राइबोसोम नहीं है तो आपके पास क्या होगा? मैसेंजर आरएनए विल फ्लोट ऑन राइबोसोम। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस तो करता है, इसमें किस प्रोसेस के थ्रू कर रहा होता है? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये हमारे पास कर रहा होता है ट्रांसलेशन के थ्रू। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ट्रांसलेशन की डायरेक्शन क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन? तो ट्रांसलेशन की डायरेक्शन बेटे आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ये 5 प्राइम से स्टार्ट होती है और ये 3 प्राइम की तरफ चलती है, ये इसकी डायरेक्शन है ना। इसी ट्रांसलेशन को हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस भी कहलाती है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर अगर वो आपसे ना ये पूछे कि इसके अलावा अमाइनो एसिड के लिहाज से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आपने बताना है कि इसके अलावा अमाइनो एसिड के लिहाज से इसकी डायरेक्शन जब भी हम लोग बोलेंगे तो ये अमाइनो ग्रुप से स्टार्ट होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ चल रहा होता है। ठीक है, या इसकी जगह पे ये भी मेंशन किया जाता है, अमाइनो एंड वाले टर्मिनल को एन टर्मिनल भी बोलते हैं। ये एन टर्मिनल से स्टार्ट होता है और बेटे सी टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा होता है। एन टर्मिनल से स्टार्ट होता है और सी टर्मिनल यानी कार्बोक्सिलिक वाले टर्मिनल की तरफ
मूव करता है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर? चलो, ये बेटे हमारे पास इसमें हम लोग राइबोसोम्स को डील करते हैं। अच्छा, एक और बात हम लोग कर रहे होते हैं, वो ये दैट मैसेंजर आरएनए इज रिक्वायर्ड, ये हमारे पास रिक्वायर्ड होता है टू मेक राइबोसोम्स फंक्शनल। ठीक है, मतलब ये राइबोसोम्स को फंक्शनल बनाने के लिए हमारे पास मैसेंजर आरएनए रिक्वायर्ड होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जैसे ये फंक्शनल होगा तो इसके दोनों के दोनों बेटे जो हमारे पास सब यूनिट्स हैं वो अटैच होंगे। ठीक है, अगर मैसेंजर आरएनए नहीं है तो दोनों सब यूनिट एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, और अगर वो एक दूसरे से सेपरेट रह रहे हैं तो वो कभी भी फंक्शनल नहीं होगा, यानी वो अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहा, जो कि उसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? चलो, ये बेटे हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं इसके स्ट्रक्चर को। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाते हैं। वो कहता है जी हमारे पास एक ना एनिमल सेल है, सपोज दैट इज एन एनिमल सेल। ठीक है, इस एनिमल सेल के अंदर वो ये न्यूक्लियस बना देता है, इसी एनिमल सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया बना देता है। ठीक है, फिर यहीं पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आते हैं, यहीं पर गोल्जी अपरेटस बना देता है, फिर ये वेसिकल्स एंड ऑल दैट। ठीक है, वो ये पूछता है कि इस सेल के अंदर, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर राइबोसोम कौन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, क्या इसके अंदर राइबोसोम 80S का है? ऑप्शन बी, क्या इसके अंदर राइबोसोम 70S का है? ऑप्शन सी, क्या इसमें दोनों राइबोसोम है? ऑप्शन डी, कि इसके पास कोई भी राइबोसोम नहीं है। बताओ, इसका आंसर बताओ बेटे, क्या होगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटे, हमारे पास इसका आंसर होगा बोथ। ठीक है, क्योंकि इसमें उसने ना माइटोकॉन्ड्रिया शो किया होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम का साइज क्या होता है? 70S, और जो फ्री राइबोसोम होते हैं उनका साइज क्या होता है? 80S। ठीक है, तो इस वजह से हम इसमें बोथ की ऑप्शन को सही कर रहे होते हैं। तो ये बेटे आप लोगों ने इसमें चीजें याद रखनी है कि राइबोसोम किस तरह से हम लोग डील कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज लास्ट पे ऐड करो, वो ये कि राइबोसोम बेटे बनते कहाँ पर हैं? न्यूक्लियोलस जो होता है, दैट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ये जब हम लोग न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग इसको डील करेंगे। तो अभी फिलहाल आप लोगों ने बेटे राइबोसोम वाइंड अप किए, तो राइबोसोम्स को याद रखना है। ठीक है जी, चलो, राइबोसोम्स के बाद हम लोग नेक्स्ट जिस ऑर्गेनेली की तरफ मूव करेंगे, दैट इज बेटे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो माइटोकॉन्ड्रिया को डील करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेटे माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियन की टर्म हम लोग यूज करते हैं। ये हमारे पास ना सिम्बियोटिक ओरिजिन रखता है। ठीक है, दैट इज हैविंग सिम्बियोटिक ओरिजिन, और इसके लिए डिफरेंट टर्म्स भी यूज की जाती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बेटे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं फिला। ठीक है, या हम इसके लिए टर्म यूज कर रहे होते हैं बायोब्लास्ट। तो ये दोनों टर्म मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही यूज की जाती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता है या नहीं होता, या सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के पास होता है, तो बेटे इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस में आपने बताना है। प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है,
अच्छा, फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसके एक्शन को मिमिक करता है? तो आपने एक बात याद रखनी है, प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं बेटा मीजोजोम्स, ठीक है, एंड दीज मीजोजोम्स मिमिक्स एक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मिमिक्स एक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का एक्शन जो है वो मिमिक करते हैं, ठीक है जी। तो ये इसमें आप लोगों ने याद रखना है। अदरवाइज आपके पास यूकैरियोट्स में पूछा जाए तो यूकैरियोट्स जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है ना, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, उन तमाम के अंदर बेटे ये प्रेजेंट होता है। ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन तमाम में बेटे ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो आपके पास नंबर्स वेरी करें, ठीक है। अब नंबर्स कैसे वेरी करते हैं वो हम लोग डील करते हैं कि ये एज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, हमारे पास इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग 2-3 टर्म यूज करते हैं। पहला, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहलाता है, इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं, ठीक हो गया। यही बेटे हमारे पास सेमी ऑटोनोमस के साथ साथ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहलाता है, इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी लेबल करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि दैट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कंसीडर किया जाता है, ठीक है जी। तो ये बेटे 3 इसमें जो टर्म्स हैं वो हम लोग याद कर रहे होते हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर ऐड कर लो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना, ये प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये हमेशा ज्यादा नंबर में होते हैं। उसकी वजह क्या है कि एनिमल सेल हमारे पास डायनेमिक इन नेचर होता है, दैट इज डायनेमिक इन नेचर। इसी वजह से इसके अंदर बेटे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज ज्यादा होते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए ना कि अगर प्लांट और एनिमल सेल दोनों का मेटाबॉलिज्म सेम है, लेकिन इसके बावजूद भी एनिमल सेल जो है वो आपके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रख रहा है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह आपने बताना है कि एनिमल सेल हमारे पास डायनेमिक नेचर रखता है, ठीक है। तो ये बेटे आप लोगों ने इसके साथ चीजें ऐड रखनी है। चलो अब जरा इसके ना स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बेटे हमारे पास वेरी कर सकता है। ये हमारे पास रॉड शेप हो सकते हैं, ये बेटे वेजिकल शेप हो सकते हैं, इसके अलावा शेप शो करते हैं। लेकिन अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो इसकी शेप जो है वो आपको काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आएगी। यहाँ पर ये हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये देखो, इसमें हम लोग ना 2 मेम्ब्रेन्स बना रहे हैं। एक बेटे इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन और एक इसकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, इंटरनल और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी बेटे ये हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इस आउटर मेम्ब्रेन के लिए 2-3 टर्म यूज होती हैं। जैसे सबसे पहला, ये आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास स्मूथ मेम्ब्रेन भी कहलाती है, ठीक है। इसी आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, दैट इज फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये चीजों को अलाउ करती है कि वो इसमें से गुजरे, ठीक है, किसी भी चीज को नहीं रोकती। इसके कंपैरेटिवली अगर हम लोग इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो बेटे ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन को हम लोग रफ मेम्ब्रेन भी लेबल करते हैं, ठीक है। इसी इनर मेम्ब्रेन के लिए टर्म यूज की जाती है हाईली सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये हमारे पास हाईली
सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब बहुत ही चंद चीजों को अलाउ करती है कि वो इसमें से गुजरें, तमाम चीजों को अलाउ नहीं कर रही होती। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास बेटे यहाँ पर और चीजें ऐड करो कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं दैट इज यूकैरियोटिक इन ओरिजिन, यूकैरियोटिक इन ओरिजिन, बिकॉज ये कंसीडर किया जाता है ना कि सिम्बियोटिक ओरिजिन रखते हैं, एंडोसिम्बियोटिक एवोल्यूशन के लिहाज से, तो ये हम लोग वहां पर मेंशन करते हैं। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये आपके पास प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन कंसीडर की जाती है, दैट इज प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। ठीक है। इसका डिफरेंस स्टीरोल की प्रेजेंस और एब्सेंस में होता है, तो आप बता सकते हो कि आउटर मेम्ब्रेन में स्टीरोल प्रेजेंट होगा, इनर में एब्सेंट होगा। फिर बेटे आपके पास इसमें ना कंपार्टमेंट्स पूछे जाते हैं कि जी बताओ हमारे पास कितने कंपार्टमेंट होते हैं। बेटे इसके पास 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज आउटर कंपार्टमेंट। ये बेटे हमारे पास आउटर कंपार्टमेंट कहलाता है। ठीक है। अंदर वाला जो है इसको हम लोग इनर कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो कितने कंपार्टमेंट हो गए? 2 कंपार्टमेंट। तो जब भी आपसे पूछा जाए कितने कंपार्टमेंट हैं तो बेटे 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक इनर होता है एक आउटर होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो आउटर होता है इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल भी बोलते हैं या इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस भी बोल रहे होते हैं। इनर कंपार्टमेंट के लिए बेटे हम टर्म यूज करते हैं कि इसमें जो फ्लूइड होता है दैट इज रेफर टू एज मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अलावा इसको माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रोमा भी लिखा जाता है। जब भी स्ट्रोमा यूज करेगा ना तो इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म लाजमी तौर पर यूज करेगा कि इसको माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है। तो बेटे 2 कंपार्टमेंट हमारे पास आ गए जिसको हम लोग डील करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ये हमारे पास पूछा जाता है कि ये जो इनर कंपार्टमेंट होता है इसके अंदर ये जो आपको प्रोजेक्शंस नजर आते हैं, ये हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं। ये प्रोजेक्शंस की नेचर क्या होती है? तो बेटे कोई भी प्रोटीन कोई भी मेम्ब्रेन, मैंने पहले भी बताया था, कोई भी मेम्ब्रेन आपसे पूछी जाए वो मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। तो यहाँ पर इसको हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एज क्रिस्टे। ये हमारे पास क्या लेबल किया जाता है? एज क्रिस्टे। ठीक है जी। अच्छा, रायला जफर का क्वेश्चन है जी क्या सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के अलावा सारी मेम्ब्रेन्स एंडो मेम्ब्रेन्स होती हैं? बिल्कुल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी की सारी मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है। अच्छा, फिर रिया का क्वेश्चन है सर सीलिया एंड फ्लैजेला के पास अपना डीएनए या राइबोसोम क्यों नहीं होता? ये भी तो सिम्बियोटिक ओरिजिन है। बिल्कुल बेटे, ये सिम्बियोटिक ओरिजिन फ्लैजेला के लिए कंसीडर किया जाता है, सीलिया के लिए नहीं किया जाता, ना ही राइबोसोम के लिए किया जाता। सॉरी, सीलिया के लिए नहीं किया जाता, फ्लैजेला के लिए किया जाता, और स्पाइरोकीट होने की वजह से हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे बेटे आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जैसे यहाँ पर देखो आपके पास ये F0 F1 पार्टिकल कभी पढ़े हो आपने? ठीक है, F0 और F1 पार्टिकल, इस जिसको कलेक्टिवली हम लोग यहाँ तो आप लोग F1 पार्टिकल्स लेबल कर रहे होते हो। अगर F1 पार्टिकल नहीं करोगे तो बेटे हम इसको ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स नहीं कहना तो बेटे हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं एटीपी सिंथेज। ठीक है, दे आर ऑल्सो नॉन एज एटीपी सिंथेज। अच्छा, सवाल ये आता है कि ये काम क्या करते हैं? F1 पार्टिकल्स, ऑक्सीसोम या एटीपी सिंथेज बेटे ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये बात याद रखना, अगर ये टर्म यूज नहीं ना कर रहा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो इसकी जगह पे एटीपी फॉर्मेशन लिख रहा होगा। तो ये दोनों ही हमारे पास सही है। ठीक है जी, ये बात याद रखना है बेटे आपने।
अच्छा, फिर हम लोग वापस चलते हैं इसके मैट्रिक्स की तरफ और ये पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स के अंदर भाई बताओ रिएक्शन कौन कौन सा होता है। तो बेटे इसके रिएक्शन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो हमारे पास होता है दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, ठीक है, इसमें क्रेब्स साइकिल हो रहा होता है। क्रेब्स साइकिल के साथ साथ इसमें होता है बीटा ऑक्सीडेशन। इसमें बेटे बीटा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन भी होता है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन। फिर यही माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर लिख रहा हूं मैं, यही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर मेनली आप यूरिया साइकिल को डील करते हो। यूरिया साइकिल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा खासा इन्वॉल्व होता है जो कि उसकी डीनेचरेशन करवा रहा होता है। फिर हमारे पास बेटे डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी करवाता है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे अगर मेटाबॉलिज्म की स्पेसिफिसिटी पूछी जाए तो मेटाबॉलिज्म के साथ आपके पास अगर कोई ऑप्शन में कैटाबॉलिज्म लिखा हो तो दैट मस्ट बी द राइट आंसर, बिकॉज ये ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेक डाउन के लिए। फिर बेटे आप लोग अगर इसके स्ट्रक्चर को देखते हो तो इसके मैट्रिक्स के अंदर हमें ना ये यहाँ पर सर्कुलर डीएनए नजर आता है, दैट इज हैविंग सर्कुलर डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए होना ये बेटे प्रोकैरियोटिक नेचर की निशानी है। फिर आपको इसी सरफेस के ऊपर बहुत सारे बेटे छोटे छोटे राइबोसोम्स भी नजर आते हैं। देयर आर राइबोसोम्स एज वेल। तो ये हमारे पास आ जाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का साइज इसमें क्या होता है? राइबोसोम का साइज बेटे इसमें होता है 70S। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन है। तो अगर सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, अगर इसके पास राइबोसोम है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों को यूज करते हुए दैट कैन परफॉर्म रेप्लिकेशन। यहां पर एक फिनोमिना हो सकता है रेप्लिकेशन, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है। यहीं पर बेटे आपको रिएक्शन नजर आता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसके पास अपनी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। यहीं पर बेटे आपके पास एक फिनोमिना हो रहा होता है जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। अगर ये तीनों रिएक्शन यहाँ पर हो रहे हैं तो बेटे इन तीनों रिएक्शंस की वजह से ही हम इसको बोलते हैं कि दैट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। यहाँ हमारे पास क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ठीक है जी, बिकॉज ये तीनों फंक्शंस है वो परफॉर्म कर रहा है। So that is why it will be referred to as self-replicating organelle। ये याद रखना बेटे, ये हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तीनों नजर आती हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये सवाल आता है, सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? तो याद रखना तकरीबन 70% टोटल सेलुलर एंजाइम्स जो होते हैं ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। इसमें तकरीबन 70% एंजाइम्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। किसके लिए? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए किसमें होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना बेटे, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है, ठीक है। अगर आप इसको सेल से बाहर निकालते हो तो आपको कुछ स्पेशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये बेटे आपके पास वहां पे सरवाइव कर सकता है। ओके हो गया। चलो फिर बेटे हमारे पास एक और बात पूछी जाती है, वो ये कि ये माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है, यानी सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है। इसकी जो डिवीजन होती है
इसकी जो डिवीजन होती है वो कौन सा फिनोमिना से हो रही होती है? तो बेटे बहुत आसान सा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड कर रहे होते हैं ना, ये आपके पास सिंपल फिशन या बाइनरी फिशन हम लोग बोलते हैं, उससे ये डिवाइड करते हैं। सिंपल फिशन या बाइनरी फिशन, इन दोनों में से कोई भी एक आए तो आप बेटे उसको सही कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, फिर आप लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसका अगर हम लोग साइज देखें तो साइज के लिहाज से ऑन एन एवरेज ये रेंज कर रहे होते हैं 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, इनमें से अगर लार्जर साइज के पूछा जाए तो आपके जो दिल के मसल्स होते हैं ना, उनमें ये साइज में लार्जर होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके हार्ट के मसल्स के अंदर बेटे मसल फटीग नहीं हो रही होती। ठीक है जी। चलो, एक और टर्म यहाँ पर यूज की जाती है, दैट इज के कॉन्ड्रियोम क्या होता है। व्हाट इज कॉन्ड्रियोम? तो बेटे कॉन्ड्रियोम की टर्म हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन या क्लस्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या ऑल माइटोकॉन्ड्रियाज ऑफ सेल। ठीक है, तो दो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे होते हैं। पहला, ऑल माइटोकॉन्ड्रियाज ऑफ सेल, किसी भी सेल के सारे माइटोकॉन्ड्रियाज क्या कहलाते हैं? कॉन्ड्रियोम। ठीक है, या आप यहाँ पर ये भी मेंशन करते हो क्लस्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज, बेटे ये हमारे पास क्या कहलाता है? कॉन्ड्रियोम। चलो, हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ पर एक बना लेते हैं, दैट इज अ स्पर्म। ठीक है, इस स्पर्म के अंदर ये टेल, मिडल पीस के अंदर क्या होता है? ये येलो कलर के बना रहे हैं। सपोज दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्लस्टर्स मौजूद होते हैं। और यहाँ पर कल ही हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर आपको एक्रोसोम भी नजर आता है। ये क्या है? एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है? मॉडिफाइड लाइसोसोम। इसके अंदर, इस मिडल पीस के अंदर आपको बेटे ये जो क्लस्टर नजर आता है ना माइटोकॉन्ड्रियाज का, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ड्रियोम। ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? कॉन्ड्रियोम की एग्जाम्पल होती है। ठीक है जी। सो माइटोकॉन्ड्रियाज के हवाले से आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। फिर बहुत आसान सी चीज आपको ऑलरेडी पता है कि ये बेटे हमारे पास जो है ना पावर हाउस ऑफ सेल या इंजन ऑफ सेल या बैटरी ऑफ सेल या फर्नेस ऑफ सेल भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये बेटे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ओके, क्लियर? यहां तक बेटे कोई सवाल है तो ये आप लोगों ने याद पूछ लेना। अभी पूछ लो, क्या सवाल है? फर्टिलाइज्ड एग में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आता है? बेटे फर्टिलाइज्ड एग, ये देखो, ये किसने पूछा है फर्टिलाइज्ड एग वाला? हाँ, रानी खान। बेटे ये देखो, हमारे पास ना एक होता है ओवा, दैट इज ओवा, और इसके साथ फ्यूजन होती है ये हमारे पास इस स्पर्म की। तो स्पर्म जब भी इसके पास जाता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? न्यूक्लियस एक्सचेंज कर रहा होता है। मेनली आपके पास यही जो ओवा होता है उसी का ही बेटे न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इसके साथ फ्यूज करता है। बाकी सारे के सारे ऑर्गेनेल किससे आएंगे? ओवा से ही आएंगे। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, या आपने अपने पिताजी से हासिल किए हैं या आपने अपनी माता जी से हासिल किए हैं, तो आंसर क्या होगा कि आपको पावर जो मिलती है वो माता जी से आती है। ठीक है, कहाँ से आती है? माता जी से आ रही होती है। सो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो कि बेटे आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो, ये बेटे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग डील कर रहे होते हैं। आगे डिस्कस करते हैं प्लास्टिड्स को।
प्रोटॉन पंपिंग बेटे हम बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन प्रोटॉन पंपिंग हम डिस्कस करेंगे बायो एनर्जेटिक्स के साथ, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन भी वहीं पर हम लोग डील कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप लोग इसको डील नहीं ना करोगे तो आपको पता नहीं चलना, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? मुझे बताओ किस किस के पास एनर्जी मौजूद है, ताकि हम फिर नेक्स्ट यूज करें। चलो जी चलें। अच्छा, यहाँ पे ये बच्चा पूछ रहा है ओलिगोमाइसिन, वो जरूरी तो नहीं है आपके पास यहाँ पर, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये जो ओलिगोमाइसिन होती है ना बेटे, ये हमारे पास इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करती है। दैट एक्ट्स एज इनहिबिटर। किसका इनहिबिटर होती है? ये F0 पार्टिकल का इनहिबिटर होती है, या प्रोटॉन पंप आप जिसको बोलते हैं, या एटीपी सिंथेज इसको बोल रहे हैं, ये उसको इनहिबिट करती है। जब ये इनहिबिट करेगी तो आपके पास एटीपी सिंथेसिस जो है उसका काम इफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। चलो चलो जी, हमारे पास प्लास्टिड्स हैं। अगर अभी आप बस करोगे तो फिर आपको भाई संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। ले लोगे? हाँ, बताओ भाई, जल्दी बताओ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आगे स्टार्ट करूं। चलें जी, कैरी करते हैं। बच्चे कह रहे हैं कैरी ऑन, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास प्लास्टिड्स रहते हैं, न्यूक्लियस रहते हैं, ऐसे ही है ना। तो हम पहले किसको डिस्कस करें? हम पहले डिस्कस करते हैं प्लास्टिड्स को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे पास प्लास्टिड्स बेटे, ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इनको हम लोग लेबल करते हैं एज किचन ऑफ सेल। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? किचन ऑफ सेल, यानी सेल यहाँ पर अपना खाना बनाता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि वो वाले सेल जिनके पास किचन ऑफ सेल मौजूद होता है वो सेल ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। और ये ऑटोट्रॉफ्स आपके पास बेटे फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखना कि जो प्लास्टिड्स होते हैं ये सारे के सारे बेटे बनते हैं प्रोप्लास्टिड से। किससे बन रहे होते हैं? दे आर फॉर्मिंग फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स। ये प्रोप्लास्टिड्स हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड होता है, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। अगर ये अनडिफरेंशिएटेड है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर डिवीजन की रेट ज्यादा होगी, ठीक है। तो दैट कैन डिवाइड, या इसके अंदर डिवीजन का रेट जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। यही प्रोप्लास्टिड बेटे हमारे पास फिर फर्दर डिवाइड होते हैं डिफरेंट डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर। जैसे प्रोप्लास्टिड से आप लोग पढ़ते हो दो चीजें बनती हैं। पहला, इससे बन रहा होता है क्लोरोप्लास्ट। इससे क्या बनता है बेटे? क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन इन कलर होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट से आपके पास जब मजीद डिफरेंशिएशन होती है तो ये बेटे हमारे पास बनाता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये हमारे पास आ गए, ठीक है। दूसरा, एक हमारे पास होते हैं बेटे जिनको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट।
तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो है, जो कि हमारे पास कलरलेस हैं, जिनको हम लोग व्हाइट कलर के साथ बना रहे हैं, ये आ जाते हैं। ओके हो गया। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं बेटे, ये आपके पास ना यहाँ पर क्वेश्चन बनता है जो कि डिफरेंट तरह से पूछा जाता है। एक तो आपके पास ये हम लोग पढ़ते हैं कि इसका काम स्टोरेज है। तो ये बेटे स्टोरेज हर किसी मटेरियल की कर सकता है। ये स्टार्च की आपके पास स्टोरेज कर सकता है, ये प्रोटीन की स्टोरेज कर सकता है, ये लिपिड की स्टोरेज कर रहा होता है। ठीक है। अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर आपके पास स्टार्च की स्टोरेज हो रही है, तो इसको फिर हम लोग रेफर कर रहे होते हैं एज एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, ये याद रखना, एमाइलोप्लास्ट जो है वो किस चीज की स्टोरेज करते हैं? स्टार्च की। एमाइलो से ही टर्म याद रखना। फिर अगर लिपिड की बात करोगे तो लिपिड हमारे पास बेटे आ जाते हैं इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट, ठीक है, इलायोप्लास्ट किसकी स्टोरेज करता है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ लिपिड। तीसरा, हमारे पास प्रोटीनोप्लास्ट की टर्म भी यूज की जाती है या एल्यूरोप्लास्ट की टर्म भी यूज की जाती है। एल्यूरोप्लास्ट। और ये एल्यूरोप्लास्ट बेटे जब भी आपके पास यूज किया जाए तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं, माइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। ये किसकी हैं बेटे? ये हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट की होती है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये आपके पास अदर देन ग्रीन कलर देते हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं अदर देन ग्रीन कलर देना, ये किन का काम है? दैट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसी वजह से आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो आप ये देखो, आपने ज़ैंथोफिल्स पढ़ा होगा। ठीक है, ज़ैंथोफिल भी डिफरेंट कलर देते हैं ना। फिर हमारे पास बेटे आ जाता है दैट इज कैरोटीन्स, वो भी इनमें प्रेजेंट हो सकती हैं। फिर फ्यूकोजेंथीन, अगर याद करो फ्यूकोजेंथीन, तो वो भी बेटे इसी में ही हमारे पास मौजूद होती है। या अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई जो कैरेट होती है उसका कलर रेड क्यों है, तो आपने बताना है क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है जी, चलो आखिरी बात करते हैं, फिर इसके बाद कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि बच्चे मुझे लगता है कि परेशान हो गए। हाँ, सोना भी है। चलो यहाँ पे लिखते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये हमारे पास आगे ल्यूकोप्लास्ट। और ये जो ग्रीन कलर के हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट विल बी क्लोरोप्लास्ट। और थर्ड पे हमारे पास क्या है? क्रोमोप्लास्ट। तो बेटे ये हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। ये तीनों याद रखना, ये एक दूसरे के अंदर ना इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। यानी ये क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है एंड वाइस वर्सा। सेम फॉर क्रोमो एंड ल्यूको एंड सेम फॉर क्रोमो एंड क्लोरो। तो ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही सेल की डिमांड होती है ना, तो आपके पास बेटे ये प्लास्टिड जो है वो नंबर में बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, चलो बाकी हम इसका स्ट्रक्चर कल डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है। जाते जाते एक क्वेश्चन सुन जाओ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्लांट सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेली सबसे बड़ा होता है, तो आप बताओगे वैक्यूल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, और अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल के अंदर बेटे कॉम्बिनेशन क्या होता है? सबसे बड़ा ऑर्गेनेली न्यूक्लियस। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया को कंपेयर करें तो प्लास्टिड का साइज जो होता है बेटे ये हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, ओके बेटा, ये हम लोग जो है ये डिस्कस किया, बाकी हम कल यहीं से कैरी करेंगे। और थोड़ा सा भाई दूध शूध पिया करो, एक्टिव रहा करो, इतनी जल्दी सोने की बातें करने लग पड़ते हो। हाँ
चलो, आई होप आज का टॉपिक जो है वो आपके पास कुछ वर्दी रहा होगा, आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, जिसमें वैक्यूल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एंड देन राइबोसोम, देन हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया, एंड देन प्लास्टिड हम लोगों ने दरमियान में खत्म किया। ठीक है जी, दैट इज ओके बेटा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छा पढ़ें, तैयारी करें, जहाँ पे मसला है ज़रूर पूछें। अल्लाह आपकी जो ख्वाहिशात हैं, नेक जायज़ ख्वाहिशात हैं, उसको पूरा करे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।